Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for NEET. Yes, okay. Last lecture में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. I discussed what is the approach in physics, what is the scope of physics, macroscopic, microscopic. और लास्ट वीडियो के लास्ट के जो कुछ टाइम था उसमें I discussed with you the fundamental forces. So make sure इस वीडियो को देखने से पहले you have watched that first video. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है. So I discussed about the fundamental forces in nature. There are 4 fundamental forces, as you know now: gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force. इनको fundamental क्यों बोला जाता है? इनको fundamental इसलिए बोला जाता है because जितनी भी बाकी forces हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं किसी भी फिनोमिना में, उन सभी फोर्सेस को आप इन चारों में से किसी ना किसी एक के अंदर मेंशन कर सकते हो. जैसे पॉजिटिव चार्जेस के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर डाल सकते हो. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में डाल सकते हो. एक स्ट्रिंग लूंगा मैं, उसको जब मैं खींचूंगा तो उसमें टेंशन डेवलप होती है, वो मैं बाद में जाके बताऊंगा आपको लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में. वो टेंशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. देन अर्थ और मून के बीच में लगने वाली फोर्स, जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, आपने उसको डाल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर. मेरा वेट जो मुझे फील होता है अर्थ के ऊपर, उसको भी आपने किस में डाल दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स में. सो दिस इज द पॉइंट कि आप जितनी भी फोर्सेस को स्टडी करते हो, यू कैन पुट ऑल दोज फोर्सेस अंडर एनी ऑफ दीज 4 फंडामेंटल. इसलिए इनको फंडामेंटल बोला है कि इन्हीं से बाकी बनी है, मतलब बाकी सारी की सारी इसी में कंसिडर आप करके उसका एक यू कैन से कैटेगराइजेशन कर सकते हो. सो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. इसमें सबसे पहले अभी हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब और डिस्कशन करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एज सच आपको चीजें पता हैं बिकॉज यू हैव स्टडीड द चैप्टर ग्रेविटेशन. जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर. क्योंकि एक पार्ट में तो हम ये बोलते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स हर 2 चीजों के बीच में है जिनके पास मास है. दैट मीन्स मेरे पास मास है और जिस कैमरा में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसके पास भी मास है, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? या आप अपने घर में बैठ के, कहीं पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, आपके आसपास की जो चीजें उनके पास मास है, वो आपके साथ चिपक क्यों नहीं जाती आके? अट्रैक्टिव फोर्स अगर है तो है, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है नेग्लिजिबल है. हेंस इट इज कॉल्ड एज द वीकेस्ट फोर्स. वो बॉडीज के बीच में लगती क्यों है? क्योंकि बॉडीज के पास मास है. उसका नेचर कैसा है? हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है. अच्छा, अब मुझे फील करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स. आप बोल रहे हो कि वो वीकेस्ट फोर्स है, फील नहीं होती. तो अगर मैं फील करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही बड़े साइज का रख दो, जैसे कि अर्थ, और दूसरा ऑब्जेक्ट आप खुद को मान लो, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रही है? बिल्कुल हो रही है. आपका जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है. So these are some points related to gravitational force. समझ में आपको आ गए हैं? इसको हम लिख लेते हैं, लिख के और पक्के हो जाएंगे. तो हेडिंग आपकी आ गई यहां पे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स. It is the weakest force in nature. क्लियर है जी? वीकेस्ट फोर्स है. दूसरा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती. इंपॉर्टेंट है ये, ऑलवेज अट्रैक्टिव. इट इज exerted by bodies on each other due to their masses. तो ये क्यों एक्ट करती है? क्योंकि इनके पास क्या होता है? मास होता है. देन
इट इज एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल का मतलब होता है कि आपको वो अमाउंट फील होगा। इट इज एप्रिशिएबल व्हेन वन बॉडी इज वेरी लार्ज like we feel our weight due to gravitational force exerted by earth। और अर्थ क्या है हमारी? वेरी लार्ज बॉडी। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? तो अगर आप चाहते हो कि ये फोर्स फील हो तो उसके लिए आपको एक बॉडी को बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। और ये कहां कहां एक्ट करती है? यूनिवर्स में कहीं भी एक्ट कर सकती है। यूनिवर्स में कहीं भी एक्ट कर सकती है। मतलब सन और जुपिटर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और इस कैमरा के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और इस मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो दैट मीन्स ये यूनिवर्स में कहीं पर भी एक्ट कर सकती है, हेंस इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। हर जगह वैलिड है, हर जगह ये क्या है? वैलिड है। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड देन इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। ये कुछ फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। It helps in understanding phenomenon like formation and evolution of stars। कि stars बने कैसे, evolution कैसे हुआ, गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। ये सारे का सारा जो हमें फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग है ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से हमें मिल जाती है। अब ऐसा है, ये वाला जो ये पार्ट है ना, अब यहां से क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक सा बन सकता है। क्वेश्चंस में आगे जाके आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा भी नीट में, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर कौन सी हुई? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगती क्यों है दो बॉडीज के बीच में? किसकी वजह से? ड्यू टू देयर मासेस। वीकेस्ट फोर्स है ये एंड इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स ऑल्सो। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहां पे आपको इसमें याद रखने हैं। इसको लिख लो, देन वी विल शिफ्ट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सेकेंड आ गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू अर्लियर ऑल्सो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो उस फोर्स को हमने नाम दिया जो दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लग रही है। चार्ज्ड पार्टिकल्स, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, इट डज नॉट मैटर, बट पार्टिकल आपका चार्ज होना चाहिए। अगर आपके पार्टिकल के पास चार्ज है तो उसके बीच में, उनके बीच में, दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फोर्स आपकी लगेगी? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सेकंड हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स या एक्ट बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब चार्ज जो है ना आपका वो रेस्ट पे भी रह सकता है और मोशन में भी हो सकता है। क्लास 10th में आपने सिर्फ ये पढ़ा कि दो स्टेशनरी चार्जेस हैं जो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसको कूलम्स लॉ ने हमें दिया, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो ये वाली जो फोर्स है इसको बोलते हैं कूलम्स फोर्स और ये लगती है चार्जेस जो कि रेस्ट पे हैं। अब अगर मैं चार्ज को मूव करवाना स्टार्ट करूंगा तो चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स जनरेट होगी और वो लगेगी पार्टिकल के ऊपर। दैट मींस अगर तो आपका चार्ज रेस्ट पे है तो कूलम्स लॉ आपको वो फोर्स की वैल्यू दे देगा, पर अगर वो चार्ज मोशन में है तो एक और फोर्स लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब आप इतना बोल सकते हो कि जो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं ना और जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस का इफेक्ट होगा, वहां पे पैरेलल आपको मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलेगा। जैसे चार्ज को मूव करवा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो साथ में मिलेगी आपको। सो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों साथ चलने वाली चीजें हैं। कौन? इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसीलिए ऐसी फोर्स को हमने इकट्ठा नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आई बात? तो इसको लिख लेते हैं। इट एक्ट्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स Coulomb's law gives this force between two charges when charges are at rest। जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको कौन देगा? कूलम्स लॉ। When charge is in motion, comma, magnetic field is produced which results in another force। और वो कौन सी फोर्स होती है? वो जब मैं आपके साथ +2 में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे इसके बारे में हम डिटेल में बात करें। लॉरेंट्ज फोर्स वगैरह उसको बोलते हैं, तो वो इसके ऊपर एग्जर्ट होती है। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम लिखते हैं इट इज called as electromagnetic force because both electric and magnetic effects are inseparable। मतलब आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इसलिए हमने इकट्ठा नाम रख दिया फोर्स का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आई बात? इससे पहले हमने कौन सी फोर्स पढ़ी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कंपैरिजन में ये वाली जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है स्ट्रांग होती है। जैसे मैं दो प्रोटॉन्स लूं, अगर यू नो प्रोटॉन्स, उनको एक मैंने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा, वो एक दूसरे के ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कितनी ज्यादा होगी? एक्सपेरिमेंटली हमें पता है दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 10⁻36। 10⁻36। 1 के आगे 36 जीरोस लगाओगे, इतनी ताकतवर होती है ये ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जाम्पल between two protons, comma, electromagnetic force is 10⁻36 times more than gravitational force between them। समझ में आया आपको? तो अगर मैं दो प्रोटॉन्स की बात करूं
तो उन दो प्रोटॉन्स में लगने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो उन्हीं के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, ज्यादा होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन। और देन एक पॉइंट और लिखते हैं हम यहां पे, इट कैन एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस and does not require any intervening medium। मतलब बीच में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में हवा रखोगे तभी एक्ट करेगी, बीच में पानी रखोगे तभी एक्ट करेगी, रखो ना रखो उससे मतलब ही कुछ नहीं है। तो इंटरवीनिंग मीडियम जो है, इंटरवीनिंग सो इट कैन एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, बड़े बड़े डिस्टेंसेस तक एक्ट कर सकती है, जस्ट लाइक आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवीनिंग मीडियम लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इंटरवीनिंग मीडियम चाहिए और ना ही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। मीडियम हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्ट करती रहेंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, ये जो फोर्स है कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव होती है या दोनों होती हैं। सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सो इस पॉइंट को आई थिंक हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा है इट एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, टू पार्टिकल्स। तो यहां पे आप लिख सकते हैं रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो दो पार्टिकल्स के बीच में जब ये एक्ट कर रही है तो वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। तो दिस इज योर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट एक तो ये हो गया आपका, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे ये वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। रफ सा आइडिया जरूर होना चाहिए आपको कि ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है। बाकी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बट मैं मेन यहां पे आपको दो चीजें बता रहा हूं। जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट आती है आपकी, अब इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन चारों, जो कि इसके बाद मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स करवाऊंगा, तो चारों को अगर मैं एक साथ लिख दूं और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ दीज फंडामेंटल फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वीकेस्ट तो मैं बता ही चुका हूं आपको कौन सी है। हाँ जी बोलो कौन सी है, राइट, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो चलो इसको फिर अब हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। आपको वो स्टोरी याद है जो मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर कौन सी फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी अभी मैं बता के हटाऊं आपको, क्योंकि उनके पास चार्ज है और वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, रिपल्सिव होगी। मतलब वो दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएंगे। अगर एक प्रोटॉन ये है एक ये है तो ये इसके ऊपर इधर को लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर को लगाएगा। तो फोर्सेस ऐसे लग रही हैं। अगर फोर्सेस ऐसे लग रही हैं और मान लो ये दोनों प्रोटॉन्स मैंने यहां न्यूक्लियस में रखे हैं, तो अगर ये दोनों फोर्सेस ऐसे लग रही हैं, देखो तो ये दोनों मार्कर जो हैं मेरी इस फिस्ट को ऐसे खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो अंदर लगने वाली रिपल्सिव फोर्सेस प्रोटॉन्स के बीच में इसको अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगी, तोड़ने की कोशिश करेंगी, बट स्टिल जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब इस न्यूक्लियस को तोड़ने वाली ताकत के कंपैरिजन में इसको बांध के रखने वाली एक और इससे भी ज्यादा ताकतवर फोर्स है, उसी को बोला हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और यही रिस्पॉन्सिबल होती है आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल रहता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, प्लस प्लस पे रिपल्सिव, माइनस माइनस पे रिपल्सिव, प्लस माइनस में अट्रैक्टिव। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में चार्ज का लेना देना ही नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये मैटर नहीं करता कि उसके पास प्लस चार्ज है, उसके पास माइनस चार्ज है, या उसके पास चार्ज नहीं है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये एक्ट करती है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक्ट करती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करती है। तो कोई भेदभाव नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, सेम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए। मेन फंडा समझ लो, न्यूक्लियस को जिसने स्टेबल करके रखा हुआ है, बजाय कि अंदर आपके ऑलरेडी जब आपके अंदर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं और जो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कौन अंदर लड़ाई कर रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसने उसको जोड़ के रखा हुआ है। तो दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच में दो टाइप की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक उनको रिपेल कर रही है एक दूसरे को, और एक फोर्स उनको अट्रैक्ट करके रख रही है। तो अट्रैक्ट करने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है रिपल्शन से, इसलिए वो ऐसे इंटैक्ट रहते हैं। दिस इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो थर्ड हो जाएगी आपकी it binds the nucleus as repulsive force between protons inside nucleus। ये न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है एज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑलवेज ट्राई टू मेक द न्यूक्लियस अनस्टेबल। तो इसी फोर्स ने न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा हुआ है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसने बाइंड किया हुआ? क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स है जो कि हमेशा एक्ट कर रही है न्यूक्लियस के अंदर, और वो उसको अनस्टेबल करने की कोशिश कर रही है। सो दिस मीन्स दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के स्टेबल होने का राज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। रिपल्सिव फोर्स करती है हमेशा एक्ट। देखो, अगर आप किसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो 20 न्यूटन से, और उसके अगेंस्ट आप उसको जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है कोई 2000 न्यूटन से, तो कौन सक्सेसफुल होगा? 2000 वाला होगा ना। तो वही ये 2000 है, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती है कि उसके पास चार्ज है या नहीं है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, मैटर ही नहीं करता। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज इक्वल फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको बताया कि दे कैन एक्ट ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेस, बड़े बड़े डिस्टेंसेस तक एक्ट कर सकते हैं। इज इट ट्रू फॉर दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो? नो, नेवर, सोचना भी मत ऐसा। इसकी जो रेंज है बहुत स्मॉल है। कितनी स्मॉल है? न्यूक्लियस के साइज के ऑर्डर जितनी। न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसका ऑर्डर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर्स, वो रेंज है इसकी। उस रेंज से इधर उधर जाओगे तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगी। Its range is of the order of dimensions of nucleus, that is
10⁻⁻15 मीटर्स है। देख लो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप बोलते हो कि मेरे बीच में और अर्थ के बीच में है। अच्छा, अर्थ के बीच में और सन के बीच में, आपको पता है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। सदियां लग जाएंगी वहां पहुंचने में। एक मिशन गया था हमारा 2018 की बात है, आई थिंक 2018 में, एक पार्कर सोलर प्रोब करके, जो यूएसए का एक नासा है, एक एजेंसी है, उन्होंने इस मिशन को भेजा, पार्कर सोलर प्रोब को, अर्थ से सन की तरफ। पार्कर सोलर प्रोब अनमैन्ड है, उसमें कोई इंसान नहीं है। पार्कर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके बेस पर ये मिशन है। तो बेटा उसने, नासा ने जब इस मिशन को भेजा तो उन्होंने क्लियरली बोला 18 में भेज रहे हैं, अगस्त 2018 में भेजा, पहुंचेगा पता कब? 2025 में। 7 साल लगेंगे उसको पहुंचने में, इतना दूर है। और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। और यहाँ पे 10⁻⁻15, मतलब 1 के नीचे 15 जीरो और लगाओ, कितना छोटा होगा, मतलब इतना छोटा कि वो सोच से ही परे है। उस रेंज में एक्ट करती है आपकी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रही है बात? सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको नोट डाउन करो। एक पॉइंट इसमें और ऐड होगा अभी, दैट इज, वो मैं बता चुका था, लिखा नहीं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, और सबसे ताकतवर भी यही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद नेक्स्ट आती है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जैसे कि हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था बेटा, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही हमें नजर आती है। मतलब एक बात ये समझो कि अगर 10⁻⁻15 पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस के साइज के जितना। अब अगर मैं बोलूं कि हम उससे भी छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 10⁻⁻16 कर देते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके भी अंदर की अगर हम बात करें तो वो और छोटा साइज हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके अंदर अगर मैं बात करूं, तो उसका जो साइज होगा वो न्यूक्लियस के साइज से भी छोटा साइज होगा। उस रेंज पर जाके, उस डिस्टेंस पर जाके ये फोर्सेस एक्ट करती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये हमें दिखती कब है या हम इनको एनालाइज कब कर पाते हैं? एक फिनोमिना होता है बीटा डीके। बीटा रेज एमिट होती है, रेडियो एक्टिविटी में आपको पढ़ाया जाएगा जाके ये। तो बीटा डीके में क्या होता है कि मुझे ये बताओ न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। पर जब बीटा डीके होता है तो उस केस में न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकलता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। दैट मीन्स बीटा डीके प्रोसेस में इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसी एक ने कन्वर्जन कर लिया, किसमें? इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में। डिटेल में प्रोसेस वहीं पे समझाया जाएगा, भी जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि बीटा डीके प्रोसेस में न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो। मतलब जो प्रोसेस हो रहे हैं वो न्यूक्लियस के भी अंदर जो सब न्यूक्लियर लेवल्स हैं उस लेवल पे जाके प्रोसेसेस हो रहे हैं, वहां पे आपको ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस दिखती हैं। अच्छा, इसको वीक क्यों बोला? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से वीक है। पर क्या ये ग्रेविटेशन से भी वीक है? नहीं, ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में तो काफी स्ट्रॉन्ग है ये, पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में ये वीक है। और क्योंकि ये न्यूक्लियर लेवल पर ही एक्ट करती है, इसलिए बोलना तो इसको न्यूक्लियर फोर्स ही था। स्ट्रॉन्ग एक को बोल चुके थे और इसलिए इसको क्या बोला हमने? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो आपका फोर्थ बन जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट appears only in certain nuclear processes like beta decay, in which nucleus क्या करता है? बीटा डीके में
न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल, उसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इन प्रोसेसेस में ये वाली फोर्स है जो अपीयर होती है या रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में तो काफी स्ट्रॉन्गर है, बट वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी रेंज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज 10⁻⁻15, उससे भी कम कर दो -16। रेंज इज एक्सीडिंगली स्मॉल, that is 10⁻⁻16 मीटर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारी, वो बीटा डीके के टाइम पे हमें दिखती है। कुछ और सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस है, बाद में उसकी डिटेल्स आपको चैप्टर में करवाई जाएंगी +2 में। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है काफी स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, पर वो वीकर होती है किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, अगर हम बात करें। क्लियर है? तो रेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी इसकी क्या है? कम है। तो अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब एक काम करते हैं, इन चारों फोर्सेस का एक टेबल बना लेते हैं, जहां से आपको अगर रिवीजन करनी है तो इजीली आप रिवाइज कर सकते हो, और एक आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा माइंड में कि ये फोर्सेस जो हैं वो किस हिसाब से एक्ट करती हैं और इनकी रेशियोज क्या क्या हो सकती हैं। दैट वी विल डू नाउ। फाइन, ओके। तो इसका अब टेबल बनाएंगे हम, जिसमें ये जो चारों फोर्सेस हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स को हम सम अप करके इसमें लिख लेते हैं, सो दैट बाद में जब आपको इसको रिवाइज करना हो सो यू कैन easily do that thing। ठीक है जी। ओके, तो यहां पे इसको ब्लू मार्कर से बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे हम नेम ऑफ फोर्स, यहां पे लिखेंगे हम उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहां पे लिखेंगे हम उसकी रेंज, और यहां पे लिखेंगे हम ऑपरेट्स अमंग। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 मान लेते हैं। ये ना थोड़ा मैथमेटिक्स है। अब अगर मैं बात करता हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है हमने किसके रेफरेंस में इसको कैलकुलेट करना है? हमने रेफरेंस किसका लेना है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में कितनी है? तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेरी 1 है तो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगी 10⁻⁻39। समझ में आ रही है बात? तो अगर इसको मैं 1 मानता हूं तो ये मेरी जो फोर्स है वो इस 1 का 10⁻⁻39 होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से आपको एक
आइडिया मिल जाएगा कि इसको हमने कैसे करना है। ओके, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ले लेंगे 1, रेंज है बेटा इसकी शॉर्ट रेंज, या इसको लिख सकते हैं हम न्यूक्लियर साइज, और ये है आपका 10⁻⁻, अप्रोक्सीमेटली -15 मीटर्स। ऑपरेट्स अमंग न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स आपको पता है किसको बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो 10⁻⁻13 होती है, और उसकी जो रेंज है वेरी शॉर्ट रेंज, सब न्यूक्लियर साइज, ऑपरेट्स अमंग particles like electron and antineutrino। फिर आता है हमारा strong nuclear force, weak nuclear force, then we will talk about electromagnetic force, that is the 10⁻⁻², रेंज है उसकी इनफाइनाइट, और किसके बीच में एक्ट करती है वो? चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये रेशियोज कैसे आई हैं सर? ये तो एम्पेरिकली ऑब्टेन्ड है कि इतने टाइम्स होता है आइडिया लेने के लिए। देन उसके बाद आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपकी दैट इज 10⁻⁻39 टाइम्स ऑफ दिस, और अगेन उसकी जो रेंज है दैट इज इनफाइनाइट। किसके बीच में एक्ट करती है जी? ऑल बॉडीज, सबके बीच में एक्ट करती है। तो ये बन गया आपका टेबल। तो देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर मैं 1 मान के चलूं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स आपकी 10⁻⁻13 होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपकी 10⁻⁻2 होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी 10⁻⁻39 होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल दोनों इनफाइनाइट रेंज में एक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट न्यूक्लियर साइज में, मतलब शॉर्ट रेंज है उसकी, और न्यूक्लियर साइज में एक्ट करती है 10⁻⁻15। और अगर मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं, बहुत उससे भी ज्यादा शॉर्ट रेंज है, सब न्यूक्लियर साइज की, और किस में एक्ट करती है? पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। सो ऑल बॉडीज के बीच में एक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहां पे आप वीक न्यूक्लियर फोर्स में ये ऐड कर लेना अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻16 मीटर्स, ये उसकी रेंज है। तो ये बन गया बेटा आपका टेबल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दीज फंडामेंटल फोर्सेस। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको ड्रॉ कर लो। चलो अब अगली बात करते हैं। आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में आप जब एनर्जी पे पहुंचे तो वहां पे आपको बताया गया कि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका जो सम है वो हमेशा सेम रहता है, और काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिला के हम मैकेनिकल बोलते हैं। तो हमने बोला कि मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इनफैक्ट अगर हम जनरल फॉर्म में बोलें कि एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी जो है इट इज कंजर्व्ड ओनली। तो क्या एनर्जी की तरह कोई और भी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में इस दुनिया में जो कि कंजर्व रहती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व्ड हैं, मतलब उसमें आप ना कुछ अलग से ऐड कर सकते हो ना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास
1000 रुपीज है। मैंने एक बार इस पूरे यूनिवर्स को मैंने 1000 रुपीज दे दिए। अब मैंने बोला इसको यूज करते रहो। अब 1000 में से किसी ने अपने पास 100 रख लिए, किसी ने 200 रख लिए, किसी ने 500 रख लिए, और रखने के बाद उसके बाद भी फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे जुपिटर के पास 200 थे, उसने 50 रुपीज अर्थ को दे दिए, अर्थ के पास 500 थे, उसने 100 रुपीज सन को दे दिए। तो ऐसे करते करते टोटल तो हमेशा यूनिवर्स में 1000 ही रहेगा, पर वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कभी किसी के पास कितना, कभी किसी के पास कितना। यही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है कि फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं इन टोटलिटी। इंडिविजुअली वो अपनी फॉर्म्स वगैरह चेंज कर सकती हैं। समझ में आई बात? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कंजर्व रहती हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटीज को कंजर्व्ड हम बोल रहे हैं तो इनको गवर्न करने वाले जो लॉज होंगे उनको बोलेंगे हम कंजर्वेशन लॉज। लिंक कर रहे हो? फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी अगर आपकी कंजर्व रहे तो वो कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने वाला, गवर्न करने वाला जो लॉ है वो कंजर्वेशन लॉ बन जाएगा। तो देयर आर फ्यू कंजर्वेशन लॉज, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो वही आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहां पे, दैट इज द कंजर्वेशन लॉज। Few physical quantities remain conserved, that is constant। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो क्या रहती हैं? कंजर्व्ड रहती हैं, मतलब कांस्टेंट रहती हैं। So they are called as conserved quantities। Laws governing conserved quantities are called as कंजर्वेशन लॉज। समझ में आया? तो कंजर्वेशन लॉज वो लॉज होते हैं जो गवर्न करते हैं किसको? कंजर्व्ड क्वांटिटीज को। अब कुछ यहां पे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ब्लू पेन से लिखता हूं मैं उनको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लास 12th में आप चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved। और conserved का मतलब है कांस्टेंट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें हम बोलते हैं व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन सिस्टम कॉमा द linear momentum of system remains conserved। और सिमिलरली आपको पता होगा
अगर मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कर दूं, और रोटेशनल मोशन चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा भी आपको आगे जाके, एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो वो कंजर्व रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। तो टॉर्क की एब्सेंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, फोर्स की एब्सेंस में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक और लिख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, कि जो टोटल एनर्जी ना, इस एनर्जी में सारे फॉर्म्स आ गए, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी हैं वो क्या है आपके कंजर्व है। तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, सिस्टम आपका यूनिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा कंजर्व रहती है। तो ये हैं आपके कंजर्वेशन लॉज। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, सारे नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, आपको सिर्फ यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होते क्या हैं। वो लॉज जो आपको कंजर्व्ड क्वांटिटीज के बारे में बताएं या उनको गवर्न करें, उनको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। समझ में आगे आपको बात। सो व्हाट वी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर नाउ, हमने डिस्कशन किया फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल उसमें सबसे कमजोर, सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कशन किया वो टेबल का। टेबल में हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में डिस्कशन किया, उसका हल्का सा आपको आइडिया रखना है अपने माइंड में। और उसके बाद फिर हमने डिस्कशन किया है कंजर्वेशन लॉज के बारे में कि क्या होते हैं, और कुछ लॉज के बारे में हमने डिस्कशन किया। सो अगेन मैं बता रहा हूं आपको, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो ऐसा ही है। आई वॉन्ट कि आप लिख के अपने नोट्स बनाएं। मेहनत लगती है पर वो कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। जब आप लिख के कोई चीज करते हो तो आपको बाद में जाके रिवाइज करने में आसानी होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो, जो मैं अलग बताता हूं आपको अपने हिसाब से हिंदी में। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप लिखते हो तो दैट इज इन योर माइंड फॉर श्योर। उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको चीज याद आए बाद में जाके। सो दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग ओनली। फाइन। सो आई अगेन सजेस्ट यू कि आप फॉलो करें, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, नोट्स वगैरह बनाते जाएं, तो कोई भी आपका टॉपिक मिस नहीं होगा। सारे का सारा मैं कवर करूंगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो कि एक्सपेक्टेड हैं उस कॉन्सेप्ट से, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेस्ट भी होंगे, तो एवरीथिंग विल बी देयर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। फाइन। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, मेंटेन प्रॉपर नोट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। टिल देन, थैंक यू।